दोस्तों, मैं नूतन चंद्राकर आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि मैंने कल अपने वीडियो में बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और उसको किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी दिए हुए मॉलिक्यूल्स में। दोस्तों, मैंने उसके 2 टाइप्स आप लोगों को बताए थे। आज मैं थर्ड टाइप्स आप लोगों को बताने वाली हूँ और एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आप लोग किसी दिए हुए स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल का किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ये कंटेंट है, इसमें आप लोग देख सकते हैं मैंने हाइब्रिडाइजेशन के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टाइप्स लिखा है एंड CH4 मॉलिक्यूल का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। CH4 मॉलिक्यूल्स का एक्सप्लेनेशन, इसमें मैं आप लोगों को टाइप थर्ड आज बताने वाली हूँ। टाइप थर्ड्स के रूल्स एंड एग्जांपल्स बताने वाले हैं। तो लेट्स से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि टाइप थर्ड में ऐसा क्या है जो टाइप फर्स्ट एंड सेकेंड में नहीं मिला। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप थर्ड एंड यहाँ पे लिखा है कि दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज गिवन। अगर आप लोगों को कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मिला है जिसका बोला गया है कि हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो आप लोग कैसे उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है दोस्तों, ये फॉर्मूला नहीं बल्कि ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप लोग इजिली किसी भी दिए हुए स्ट्रक्चर का आइडेंटिफिकेशन कर उसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है एक एन दिया हुआ है, इस स्मॉल एन की वैल्यू आप लोगों को आइडेंटिफाई करनी है। उसके लिए यहाँ पर जो इस बॉक्स में फॉर्मूला दिया उसको ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखा है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बॉन्डेड विद द गिवन एटम प्लस पॉजिटिव साइन प्लस टोटल नंबर ऑफ localized lone pair on given atom plus total number of countable delocalized lone pair on given atom। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लोकेलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर, या काउंटेबल डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर, या सिग्मा बॉन्ड बॉन्डेड विद एटम्स, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को एक एक एग्जांपल्स करके एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है कि आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है हेडिंग की आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेलाइज्ड एंड डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर, कि दिए हुए स्ट्रक्चर में आप कैसे बता सकते हैं। तो ध्यान से और थोड़ा जल्दी जल्दी समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है एक एटम दिया है जेड के ऊपर एक दिया हुआ है यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है दोस्तों। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि लोकेलाइज्ड है कि डीलोकेलाइज्ड है। अगर यहाँ पर जो बॉन्ड है वो अल्टरनेट में है इस एटम के साथ, तो ये जो लोन पेयर होगा वो लोकेलाइज्ड होगा या डीलोकेलाइज्ड होगा, ये डीलोकेलाइज्ड होगा। अगर ये जो डबल बॉन्ड है वो इस जेड एटम के साथ अल्टरनेट में है तो ये डीलोकेलाइज्ड होगा। डीलोकेलाइज का मतलब होता है अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट होना। तो ये जो लोन पेयर है वो इस जेड एटम से इस सिंगल बॉन्ड के पास शिफ्ट हो जाएगा, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा इस कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो लोन पेयर हुआ ये डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर हुआ। यहाँ पे देखेंगे सेकेंड नंबर के एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर दिया हुआ है दो लोन पेयर दिया हुआ है। अब ये दो लोन पेयर दिया हुआ है तो इसमें से एक जो होगा वो लोकेलाइज्ड होगा और दूसरा जो होगा वो डीलोकेलाइज्ड होगा। यहाँ पर दिया हुआ एक लोन पेयर है लेकिन बोथ ऑफ साइड्स क्या दिया हुआ है, इसके दोनों साइड्स पर दिया हुआ है डबल बॉन्ड। तो आप लोग इसको किसी भी साइड पे क्या कर सकते हैं, डीलोकेलाइज करा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक ही साइड से डीलोकेलाइज कराना है। ये जो लोन पेयर है इस साइड से भी डीलोकेलाइज हो सकता है और ये जो लोन पेयर है इस साइड से भी डीलोकेलाइज हो सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें दिया हुआ है, ये वाला जो एग्जाम्पल्स है इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पर जो जेड है इसमें दो लोन पेयर दिए हुए हैं। तो इसमें यहाँ पर लिखा है कि एक लोन पेयर जो है वो दोनों साइड से डीलोकेलाइज्ड है और एक लोन पेयर जो है वो क्या है, लोकेलाइज्ड है। इस वाले एग्जाम्पल में भी लोकेलाइज्ड है कि डीलोकेलाइज्ड है। यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है अल्टरनेट में, तो ये जो होगा वो डीलोकेलाइज्ड होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है लेकिन डायरेक्ट एटम से अटैच्ड है, इस तरफ से डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये लोकेलाइज्ड होगा। यहाँ पर भी ये जो है वो लोकेलाइज्ड होगा, यहाँ पर जो है ये डीलोकेलाइज्ड होगा। यहाँ पर इस साइड से ये जो है दिया हुआ है वो लोकेलाइज्ड होगा और इस साइड से क्या होगा, डीलोकेलाइज्ड होगा। यहाँ पर भी इस साइड से लोकेलाइज्ड होगा और इस साइड से क्या होगा, डीलोकेलाइज्ड होगा। अब दोस्तों अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है लोकेलाइज्ड डीलोकेलाइज्ड में, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्पेशली आप लोगों के लिए कि आप लोग किस तरह से लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड को समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर जितने भी एरो इस तरह से बनाया हुआ है वो सारे के सारे डीलोकेलाइज्ड है। इसमें मैंने लिखा है कि यदि डबल बॉन्ड जो है अल्टरनेटली एटम से जुड़ा हुआ है, अल्टरनेट वाइज है, तो वो हो जाएगा मेरा जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा,
जो लोन पेयर होगा वो डीलोकेलाइज्ड होगा। लेकिन अगर वो जो इस तरह से मैंने जितने भी एरो बनाए हुए हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लोकेलाइज्ड हो जाएंगे। इसमें लिखा है कि यदि डबल बॉन्ड जो है डायरेक्ट एटम से जुड़ा हुआ है तो वो सारे क्या हो जाएंगे, लोकेलाइज्ड हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को एक और रूल बताने जा रही हूँ। इस लोकेलाइज्ड डीलोकेलाइज्ड समझ में आ गया। लास्ट में आप लोगों ने लिखा देखा होगा, फॉर्मूले में लिखा हुआ था, फॉर्मूले में लिखा हुआ है लोकेलाइज्ड डीलोकेलाइज्ड के बाद में कि टोटल नंबर ऑफ काउंटेबल डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। काउंटेबल, अब डीलोकेलाइज लोकेलाइज तो पता चल गया, लेकिन इसमें से इस डीलोकेलाइज में से ये काउंटेबल वर्ड क्या है, तो इसके लिए रूल नंबर 3 देखते हैं हम लोग कि काउंटेबल और नॉन काउंटेबल का क्या केस है। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने रूल नंबर 3 के बारे में बोला, अभी जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है रूल नंबर 3। ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि ऑल लोकेलाइज्ड लोन पेयर आर काउंटेबल। अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर में लोकेलाइज्ड लोन पेयर दिख रहे हैं तो वो सारे के सारे क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। देन डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर में भी काउंटेबल, मतलब जितने लोकेलाइज्ड होते हैं वो तो काउंटेबल ही होते हैं, लेकिन जो डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर होते हैं वो में भी, मतलब वो काउंटेबल भी हो सकते हैं और नॉन काउंटेबल भी हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों को काउंट किसको करना है, जो काउंटेबल डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर होगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन सा जो स्ट्रक्चर आएगा वो नॉन काउंटेबल के लिस्ट में आता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप्स बनाया हुआ है। देखिए कि नॉन काउंटेबल डीलोकेलाइज्ड कौन कौन सा होता है। अगर कोई इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एरोमेटिसिटी अराइजेस, जिसमें लोन पेयर के कारण, ये जो लोन पेयर के ट्रांसफर होने से या लोन पेयर के डीलोकेलाइज होने से एरोमेटिसिटी आती है, ठीक है, तो वो जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वो नॉन काउंटेबल में जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर में क्या दिया हुआ है, लोन पेयर प्रेजेंट है। जैसे ही नाइट्रोजन के लोन पेयर को हम लोग यहाँ पे डीलोकेलाइज कराते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से इसमें 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये जो होगा वो एक एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन काउंटेबल। यहाँ पर दिया हुआ है कि चार्जेस बिकम स्टेबल, दिया हुआ कि किस तरह एक नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर दिया है वो स्टेबल हो सकता है या स्टेबल कर सकता है एक मॉलिक्यूल्स को। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि किस तरह से एक नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबल कर सकता है मॉलिक्यूल्स को। तो इसमें देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये डबल बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड जैसे ही इस नेगेटिव चार्ज को हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जितने भी इस तरह के कंपाउंड रहेंगे, चाहे एरोमेटिसिटी आए उस कंपाउंड में या चार्ज जो है वो स्टेबल हो, तो वो सारे के सारे जो रहेंगे वो हमारे नॉन काउंटेबल आएंगे। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में NC लिखा है, नॉन काउंटेबल। अगर आप लोगों को डीलोकेलाइज में ये दोनों तरह की चीजें दिखाई देती है तो वो क्या हो जाएगी, नॉन काउंटेबल में जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे में मैंने लिखा है ये दोनों नहीं होने पर, अगर कोई मॉलिक्यूल डीलोकेलाइज है और उसमें ये नॉन काउंटेबल वाले कैरेक्टर्स नहीं है तब वो काउंटेबल के लिस्ट में जाएगा। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी कि कैसे आप लोग किसी भी इस तरह के मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। रूल समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। दोस्तों आप लोग अपने कॉपी में या फिर देख के इस पेज में जितने भी एग्जांपल्स लिखा है मैंने उसको आप लोग लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। मैंने इसमें क्लियरली लिखा हुआ है रेड पेन से कि कौन सा डीलोकेलाइज्ड है कौन सा लोकेलाइज्ड है। लोकेलाइज्ड को मैंने शॉर्ट फॉर्म में L लिखा हुआ है, डीलोकेलाइज्ड को DL लिखा हुआ है। यहाँ पर जो नॉन काउंटेबल है उसको शॉर्ट फॉर्म में NC लिखा है और काउंटेबल को C लिखा हुआ है। तो इसमें फर्स्ट आप लोग ध्यान से इस सारे स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये एग्जांपल्स मैंने फर्स्ट एग्जांपल्स लिया है। जैसे ही फर्स्ट एग्जांपल्स को ध्यान में देखेंगे आप लोग, तो ये जो इसमें लोन पेयर जो है वो क्या दिया हुआ है, इस साइड भी डीलोकेलाइज हो सकता है क्योंकि अल्टरनेट में नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है और इस साइड भी अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है। तो ये जो लोन पेयर होगा वो क्या हो जाएगा, डीलोकेलाइज होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डीलोकेलाइज हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया है, काउंटेबल या नॉन काउंटेबल इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को क्या देखना है कि वो काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल है। तो इसमें देखिए ये जो है वो नॉन काउंटेबल होगा क्योंकि इसको यहाँ पर डीलोकेलाइज कराने से इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। जैसे ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा तो इसमें क्या हो जाएगी, एरोमेटिसिटी आ जाएगी। एरोमेटिसिटी आएगी तो ये नॉन काउंटेबल में चला जाएगा। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं हम लोग कि ये क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने इस स्ट्रक्चर को बनाया हुआ है। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड, पहले N की वैल्यू जब निकालने के लिए बोला गया था तो वहां पे लिखा था कि
इस एटम से जितने सिग्मा बॉन्ड बॉन्डेड होंगे उसकी संख्या यहाँ पे लिखनी है। तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा हुआ है। इसमें एक भी लोकेलाइज्ड लोन पेयर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। और इसमें काउंटेबल डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें काउंटेबल डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने 0 लिखा है। जो लोन पेयर है वो क्या है, नॉन काउंटेबल है, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी आ रही है। तो इसकी टोटल वैल्यू 3 आ रही है। और ये जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुके हूँ कि अगर 2 आया तो वो sp होगा, 3 आया तो sp2 होगा, 4 आया तो sp3 होगा। ठीक है, मैंने जितने भी एग्जांपल्स आप लोगों को अभी दिखाए उन सारे के नंबर वाइज मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है। आप चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इस स्ट्रक्चर, इनके सारे सॉल्व किए गए आंसर्स को चेक कर सकते हैं। अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक हो तो आप अपने जितने भी रूल्स मैंने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे खत्म हुआ हमारा हाइब्रिडाइजेशन का टाइप्स, कि कितने टाइप से हम लोग कितने ट्रिक्स से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल का बता देती हूँ कि किस तरह से आप लोग स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये पेज जो आप लोगों को दिख रहा है, इसमें मैंने एक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लिया है, जिसका जो मॉलिक्यूल है मिथेन हमारा CH4 मॉलिक्यूल, कि उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा और किस तरह से। ये एक एक्सप्लेनेशन वे है, अगर आप लोगों को थ्योरी पढ़ना है तो आप लोग इस तरह से उसको बना सकते हैं या इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बेरिलियम का एग्जांपल लिया है। बेरिलियम में जो है उसमें कितना पाया जाता है, उसका एटॉमिक नंबर जो होता है 4 होता है, और उसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 दिया है। यहाँ पर मैंने इसका एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में बनाया हुआ है, बोरॉन का, बेरिलियम का और कार्बन का। इसमें है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो मैं स्टेट बनाई हूँ वो ग्राउंड स्टेट है। जब एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल जाता है तो उसका जो 2s लास्ट सेल का जो पहले वाला सेल रहता है उसका इलेक्ट्रॉन जंप करके उस लास्ट सेल में चला जाता है, लास्ट ऑर्बिटल्स में चला जाता है, सॉरी लास्ट ऑर्बिटल में चला जाता है, जिसमें इस तरह से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी तरह से कार्बन में 3 अनपेयर्ड, कितने हो गए, पहले तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, अब इसमें कितने हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब CH4 मॉलिक्यूल्स कैसे बना, CH4 मॉलिक्यूल कैसे बना, उसके बारे में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एग्जाम्पल CH4 का दिया हुआ है। सेंट्रल एटम जो है वो क्या दिया हुआ है, C6 दिया हुआ है। सेंट्रल एटम क्या दिया है, C6, मतलब ये जो 6 लिखा है यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखा है कार्बन का। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ये है ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट, जैसे कि मैंने यहाँ ऊपर बताया था आप लोगों को। अब मैंने ये बोला था हाइब्रिडाइजेशन जब बताया था कि सेम एनर्जी होने पर ही क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच जो ऑर्बिटल्स रहते हैं वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 2s ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल है, जिस दोनों में क्या दिया है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये जो 2p ऑर्बिटल जो दिया हुआ है और ये जो 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये भी 2 सेल का है, ये भी 2 सेल का, सेकेंड सेल के, तो ये दोनों आपस में इंटरमिक्स होकर 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, उसके साथ ओवरलैप करता है हाइड्रोजन का। ये जो 4 हाइड्रोजन थे ना, चारों हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं और बना लेते हैं CH4 मॉलिक्यूल। उसका स्ट्रक्चर अभी हम लोग ये स्ट्रक्चर अगर आप लोग देख रहे हैं CH4 मॉलिक्यूल का, तो ये है कार्बन का 1s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल रहता है और अनपेयर्ड, और 3p ऑर्बिटल रहता है अनपेयर्ड, जो चारों मिलकर आपस में 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, फॉर्म्ड करते हैं। जैसे ही 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होता है, उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल रहता है वो रहता है 109 डिग्री 28 डेज का। ठीक है, यहाँ पर जो 4 हाइड्रोजन रहते हैं उसके 1s ऑर्बिटल जो होते हैं, इन 4 sp3 ऑर्बिटल से क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने पर ये कौन से बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हुए हैं। ये देखिए कार्बन की जो 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, आप लोग इस तरह से स्ट्रक्चर बना के भी इस कार्बन की वैलेंसी बता सकते हैं। मैंने फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में बताया था कि अगर कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से फुलफिल है तो ये जो सेंट्रल एटम का कार्बन एटम है, इस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, पाया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होता है। इस हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल बता सकते हैं। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ वेस्पर थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से देखना, मेरे नेक्स्ट वीडियो को, कि वेस्पर थ्योरी के थ्रू हम लोग कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या होता है दोस्तों कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स में कोई भी मॉलिक्यूल दिया गया है, अगर उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है हमारा क्या बोलते हैं, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर जो भी प्रेजेंट है, तो उसमें एक रिपल्सन होता है। उस बॉन्ड पेयर और लोन
बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन होता है, उस बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में जो रिपल्सन होता है उसके कारण वो जो मॉलिक्यूल होता है उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, उसके बॉन्ड एंगल में चेंजेस आते हैं। तो वो मैं आप लोगों को इस वेस्पर थ्योरी के थ्रू बताने वाली हूँ कि उसके बॉन्ड एंगल में उस जब बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, लोन पेयर में रिपल्सन होगा, तो क्या चेंजेस आएंगे, उनके हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से चेंज हो जाएंगे, उसके स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज हो जाएंगे, वो सब आप लोगों को वेस्पर थ्योरी, तो आप लोग ध्यान से उस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि क्या बताने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।